हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं सोनू प्रजापत आज आपके लिए एक नया चैप्टर और एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यानी कि हम पहले संबंध को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम फलन को। तो जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, यानी कि समुच्चय का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, वह हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको एकदम बेसिक लेवल से एकदम आपको इजी लेवल से समझाने का प्रयास किया है और आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई भी डाउट है तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो हमारा सेकंड चैप्टर है संबंध और फलन, उसको पढ़ने से पहले आपके जो फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं वे आपके सभी क्लियर होने चाहिए क्योंकि जो आपका सेकंड चैप्टर है वह पूरा समुच्चय पर आधारित है। यानी कि हमारा समुच्चय के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नजरे एकदम बोर्ड पर। तो आज का हमारा चैप्टर है संबंध और फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे संबंध को और फिर हम पढ़ेंगे फलन को। तो संबंध होता क्या है, पहले हम वो पढ़ते हैं। संबंध जैसा कि आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि संबंध जैसे माता और पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध, इसी प्रकार हम देखें भाई बहन का संबंध, और हम जैसे देखें तो जैसे एक विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध, इस प्रकार के आपको संबंध आपको पता है। यह तो है हमारी जनरल नॉलेज। तो हम यहाँ पर और भी संबंध ले सकते हैं। जैसे हम गणितीय रूप में लें तो गणितीय रूप में कौन कौन से संबंध हो सकते हैं? हमारे संबंध हो सकते हैं, जैसे हम कोई समुच्चय ले लेते हैं। समुच्चय ले लिया हमने, कोई समुच्चय जिस प्रकार से कोई ए से कोई समुच्चय ले लिया, अब मान लीजिए कुछ भी समुच्चय मान लीजिए ए, और आपने एक अन्य समुच्चय ले लिया। अन्य समुच्चय के रूप में क्या ले सकते हैं आप? यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, सार्वत्रिक समुच्चय। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ यू। ए यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। सबसेट का मतलब यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय यू में विद्यमान है। यानी कि सबसेट के द्वारा हमें पता लग रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। वेन आलेख के द्वारा हम देख सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय यू में विद्यमान है। यानी कि सबसेट के द्वारा हमें यह पता लग रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। यह हमारा संबंध है। एक अन्य एग्जाम्पल लें, जैसे हम कोई दो रेखाएं लेते हैं। दो रेखाएं ले लिए, जैसे हमने इस प्रकार से कोई दो रेखाएं ले ली। पहली रेखा है हमारी ए, ये ए मान लिया। दूसरी रेखा है हमारी बी। हमने माना कि जो ए रेखा है वह हमारे बी के समांतर है। ये रेखा है जो हमारी क्या है? बी के समांतर। तो क्या यह जो दूसरी रेखा हमारी बी वह ए के समांतर होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एक जब ये रेखा इसके समांतर होगी तो ये भी इसके समांतर होगी। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वैसे तो आपको पता है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि वे रेखाएं, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाते हैं। लेकिन ये तो थी छोटी क्लास की परिभाषा। अब आप बड़ी क्लास में चले गए हैं तो उसकी परिभाषा आप एकदम स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या आती है? उसकी परिभाषा आती है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य की दूरी हमेशा क्या होती है? नियत होती है या समान होती है। जैसे हमने इसकी दूरी हमने ले ली, इसकी दूरी कितनी ली? 1 मीटर। तो आप इन रेखाओं को कितना भी बढ़ा लीजिए, इनकी मध्य की दूरी हमेशा 1 मीटर रहेगी। 1 मीटर से ना तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, ना ही 1 सेंटीमीटर अधिक होगी, हमेशा 1 मीटर ही रहेगी। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा 1 मीटर होगी, यानी कि नियत रहेगी, समान रहेगी। तो यह था हमारा संबंध। संबंध के हमने जनरल नॉलेज देख लिया, लेकिन वास्तव में यह संबंध नहीं है। संबंध को हम आगे पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे, यानी कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। जिस प्रकार से हमने समुच्चय में देखे थे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी हमने देखी थी। पहले हमने देखा था कि समुच्चय पर जो हमारी संख्याएं थी, संख्याओं के बारे में जाना था, और आपको पता लग गया हो कि संख्याओं के बिना समुच्चय क्या है? एक तरह से अधूरा है। यानी कि समुच्चय पूरा पूरा किस पर निर्भर है? संख्याओं पर आधारित है। संख्याओं के बिना हम समुच्चय को प्रदर्शित नहीं कर सकते, यह आपको पता लग गया होगा। उसी प्रकार जो हमारा संबंध है वो भी क्या है? जो हमारे दो टॉपिक आएंगे उनके बिना क्या है? एक तरह से अधूरा है। उनको पढ़े बिना हम संबंध को नहीं समझ सकते। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहले हम उन टॉपिक को देखते हैं, फिर हम संबंध की ओर चलते हैं। तो पहले हमारा पहला टॉपिक है संबंध में, पहला है हमारा क्रमित युग्म। क्रमित युग्म इंग्लिश में बोले तो ऑर्डर्ड पेयर।
ऑर्डर्ड एयर। अब कर्मित युग्म होता क्या है? कर्मित युग्म में क्या होता है? जैसे हमने समुच्चय में देखा था, समुच्चय में क्या होता है? समुच्चय को निरूपण करने की दो विधियां देखी थी हमने, एक तो समुच्चय निर्माण रूप, एक देखी थी हमने रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप विधि में क्या था हमारा? दो समुच्चय जो भी अवयव थे, अवयव के दो अवयव ले रहे, जैसे मैंने ए और बी क्या लिए थे, अवयव लिए थे, उनको किस प्रकार से व्यक्त कर रहे थे? समुच्चय मंझले कोष्ठक में व्यक्त कर रहे थे। और साथ ही जो दो अवयव थे, इनमें दो से अलावा भी तो अवयव हो सकते हैं, दो से अधिक अवयव हो सकते हैं, तो दो अवयवों के मध्य कोमा लगाकर व्यक्त कर रहे थे। और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कर्मित युग्म में क्या होगा? कर्मित युग्म में भी यही होगा। इसमें क्या होगा? एक छोटे कोष्ठक लेंगे, इसमें मंझला कोष्ठक ले रहे थे, इसमें क्या लेंगे हम? छोटा कोष्ठक लेंगे। और दो अवयवों के मध्य, इसमें केवल दो ही अवयव होंगे, दो से अधिक अवयव नहीं होंगे। इसमें क्या होंगे? दो से अधिक अवयव भी हो सकते हैं, लेकिन दो अवयव के मध्य क्या होगा? कोमा लगाएंगे। जिस प्रकार से हमने समुच्चय में लगाया था, उसी प्रकार हम कर्मित युग्म में क्या लगाएंगे? दो समुच्चयों, दो अवयवों के मध्य कोमा लगाएंगे, छोटे कोष्ठक में लिखेंगे, वही क्या कहलाएगा? हमारा कर्मित युग्म कहलाएगा। लेकिन आप ऐसे सोचेंगे ये तो एक तरह से समुच्चय ही हो गया, लेकिन ये हमारा समुच्चय नहीं है। समुच्चय में क्या था हमारा? समुच्चय में था कि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। लेकिन कर्मित युग्म में क्या होता है? कर्मित युग्म में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्रम, यानी कि इसमें क्रम का महत्व होगा, जबकि हमारा समुच्चय था उसमें क्रम का महत्व नहीं था। जैसे हमने कोई समुच्चय इस प्रकार से ले लिया बी ए, तो हमने बताया था कि इसमें क्रम का महत्व नहीं है, तो ये दोनों समुच्चय एक ही समुच्चय को व्यक्त करते हैं, यानी कि दोनों समुच्चय क्या है? ये एक ही समुच्चय है। जबकि हम, जैसा कि मैंने बताया कि ए बी छोटा कोष्ठक है हमारा, छोटे कोष्ठक में दो अवयव ले लिया ए और बी, हमें पता थोड़ी है कौन से अवयव लेने हैं, तो हमने ले लिया ए और बी, दो अवयव ले लिए जिनको हमने कोमा के द्वारा व्यक्त किया और छोटे कोष्ठक में इस प्रकार से व्यक्त कर दिया। ये तो हमारा एक हो गया। दूसरा ले हम कोई ऑर्डर्ड पेयर कर्मित युग्म बी और ए, तो क्या ये दोनों समान है? आप ऐसे सोचेंगे ये समान हो सकते हैं, लेकिन ये समान नहीं होंगे। यदि ये समुच्चय के रूप में होते तो ये समान होते, लेकिन ये हमारे किसके रूप में? कर्मित युग्म के रूप में है, तो ये दोनों समान नहीं होंगे। यहाँ पर ये अलग कर्मित युग्म है और ये क्या है? अलग क्या है? कर्मित युग्म है, क्योंकि इसमें क्रम का महत्व होता है। यदि ए पहले आ रहा है और ए इसमें बाद में आ रहे थे, दोनों क्या होंगे? अलग अलग कर्मित युग्म होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है? इसमें अवयवों, यानी कि समुच्चय के अवयवों, समुच्चय, परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है। इसमें समुच्चय के अवयवों को एक छोटे कोष्ठक अब छोटा कोष्ठक कैसे आता है? ऐसा आता है, छोटे कोष्ठक में तथा दो अवयवों, जैसे मैंने बताया था परिभाषा भी उसी प्रकार है। दो अवयवों के मध्य अल्प विराम या इंग्लिश में बोले तो कोमा, जिसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ये इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, आपको पता है। अल्प विराम लगाकर व्यक्त किया जाता है। यह तो इसकी परिभाषा है। इसमें समुच्चय के अवयवों को एक छोटे कोष्ठक में, जिस प्रकार से हम समुच्चय में क्या लेते हैं? मंझले कोष्ठक में ले रहे थे, इसमें छोटे कोष्ठक में लेंगे, तथा दो अवयवों के मध्य अल्प विराम लगाकर व्यक्त किया जाता है। उसमें भी अल्प विराम लगाकर व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या था? इसमें तो मंझला कोष्ठक था, इसमें क्या है? छोटा कोष्ठक है। और दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर क्या है? वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इसमें क्रम का महत्व होता है। इसमें क्रम का क्या होता है? महत्व होता है। क्रम का महत्व होता है। इसमें क्रम का महत्व होता है, जबकि समुच्चय में क्रम का महत्व नहीं होता है। इन दोनों में क्या है? ये अंतर हो गया। जैसे हम कोई उदाहरण लें, ए और बी का ले लेते हैं, तो और दूसरा ले लेते हैं हम बी और ए।
तो हमने देखा ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि क्रमित युग्म में क्या है, क्रम का महत्व है। जो जिस क्रम में है वह उसी क्रम में होना चाहिए। यदि ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर होगा, और बी यहाँ पर है तो बी भी यहाँ पर होना चाहिए। यदि ये अलग अलग स्थिति पर हैं तो वे अलग अलग क्या है, क्रमित युग्म को व्यक्त करेंगे। यानी कि दो, और इसके बाद हम एक और नोट लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, दो क्रमित युग्म को, दो क्रमित युग्मों के समान होने के लिए, समान होने के लिए दो क्रमित युग्मों के, जैसे हमने ये मान लिया और ये मान लिया, के समान होने के लिए संगत अवयवों, संगत अवयवों का समान होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, ये नोट में लिखना ना आप। मतलब क्या है, दो क्रमित युग्मों के समान होने के लिए हमारे पास दो क्रमित युग्म दिए गए, आपको बताना है कि ये समान होंगे या नहीं होंगे। आपको केवल समान चाहिए, यानी कि दो क्रमित युग्मों के समान होने के लिए संगत अवयवों का समान होना चाहिए। संगत अवयव कौन कौन से, जैसे ए यहाँ पर पहले फर्स्ट नंबर पर है तो यहाँ पर ए भी क्या है, यहाँ पर ए फर्स्ट नंबर होगा, तभी क्या होगा, समान होगा। इसके साथ ही जो दूसरा अवयव है वह फर्स्ट सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर पर, लेकिन यह समान नहीं होगा। यदि ये बी यहाँ पर आ जाए, ए के स्थान पर आ जाए और ए बी के स्थान पर आ जाए तो ये क्या है, दोनों समान होंगे। यानी कि इस प्रकार से हो सकता है, ये ए बी इक्वल टू ए और बी, ये क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ए माने और इसको बी माने तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। इस प्रकार हो सकता है। यानी कि दो क्रमित युग्मों के समान होने के लिए उनके संगत अवयवों का समान होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके और एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल एक हो गया हमारा। इसके बाद हम इसका जो दूसरा टॉपिक बताया था, पहला टॉपिक तो मैंने आपको बताया था क्रमित युग्म, इसका दूसरा टॉपिक है संबंध का। दूसरा टॉपिक कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इंग्लिश में बोले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो समुच्चयों यानी कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार से करते हैं वो हम देखते हैं। इसका दूसरा टॉपिक है संबंध का। संबंध को समझने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि संबंध को समझने के लिए हमें दो टॉपिक पढ़ना जरूरी है। पहला है हमारा क्रमित युग्म, दूसरा है हमारा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन क्या होता है, वो भी क्या है, क्रमित युग्म पर आधारित है। किस प्रकार से वो हम देखते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगी किस प्रकार से ये होगा। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन उन सभी, परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए, बाद में वैसे मैं समझाऊंगा आपको। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसमें जो प्रथम घटक होता है, हम इसको परिभाषा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जो हमारे दो समुच्चय माने हैं, दो समुच्चय को हम क्या मान सकते हैं, ए और बी भी मान सकते हैं। ए और बी आप समुच्चय मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे आपको किताब में देखेंगे तो वहां पर पी और क्यू मान रखा है, तो हम यहाँ पर ए और बी मान लिया, आप पी और क्यू भी मान सकते हैं। दो समुच्चय ए और बी माने हैं तो उनका कार्तीय गुणन को व्यक्त करते हैं हम ए क्रॉस बी द्वारा।
गुणन मतलब गुणा, और कार्तीय गुणन मतलब जो हमारे पास समुच्चय दिए गए उन दोनों का गुणा, यानी कि ए क्रॉस बी, दो समुच्चय यानी कि ए और बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिसमें प्रथम घटक, इसमें जो हमारा प्रथम घटक आएगा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आएगा। प्रथम घटक जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए से, समुच्चय ए से तथा इसका प्रथम घटक होगा समुच्चय ए से, और जो द्वितीय घटक होगा वो किससे होगा, समुच्चय बी से होगा, तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी से बिलोंग करता है, यानी कि अवयव होता है, बिलोंग करता है। परिभाषा क्या है हमारी, परिभाषा पर और ध्यान दीजिए। दो समुच्चय हमने मान लिए, समुच्चय के कौन से, ए और बी मान लिए, का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन मतलब गुणा, यानी कि ए क्रॉस बी उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय है। कर्मित युग्म आप जानते हैं, दो, कोई भी दो अवयव ले लिए, दो से अधिक भी ले सकते हैं, उन्हें छोटे कोष्टक में, यानी कि छोटा कोष्टक इस प्रकार से हमारा इस कोष्टक में लिखेंगे और दो अवयवों के मध्य कोमा के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसमें कर्म का कोई महत्व नहीं होता, ये हमारा कर्मित युग्म है का समुच्चय है जिसमें प्रथम घटक, इसमें जो हमारा प्रथम घटक आएगा वो तो हमारा समुच्चय किससे होगा, ए से, और जो हमारा द्वितीय घटक होगा वह समुच्चय बी से बिलोंग करेगा। अब किस प्रकार से करेगा, पहले हम इसको व्यक्त करते हैं फिर हम इसको उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से यह परिभाषा आई है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, जिस प्रकार से हमने समुच्चय में लिखा था, आपको पढ़ाया गया था कि समुच्चय पर आधारित संक्रियाएं, तो हमने इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त किया था, तो इस प्रकार इसको भी व्यक्त करेंगे। अब ए क्रॉस बी हमारे पास दिया गया है, जिस प्रकार से हमने समुच्चय में देखा था कि वहां पर केवल ए के अवयव आता था, जिसको हमने क्या माना था, एक्स माना था। हम इस प्रकार लिख देते एक्स कॉलन का चिन्ह, फिर इस प्रकार से एक्स की प्रॉपर्टी लिख देते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम कर्मित युग्म की बात करते हैं। युग्म का मतलब इसमें दो अवयव होंगे, यानी कम से कम दो अवयव होंगे, दो से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स की जगह क्या लेंगे, दो अवयव लेंगे। अब वो कौन कौन से आएंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी अवयव ए और बी, हमें पता नहीं है कि कौन कौन से अवयव होंगे, हमने ए और बी दो अवयव ले लिए। यहाँ पर ए और बी क्या है, ये तो अवयव है, और जो ए और बी क्या है, ये कैपिटल ए और बी क्या है, यहाँ पर समुच्चय है। हमें पता है कि हमने अवयवों को किसके द्वारा व्यक्त किया है, स्मॉल लेटर्स के द्वारा, और जो हमारा समुच्चय था उसको कैपिटल लेटर्स के द्वारा हमने व्यक्त किया है, ये आपको पता है। तो इसके बाद कोलन का चिन्ह, जहां पर हमने बताया है कि परिभाषा क्या थी कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय है, उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जिसमें प्रथम घटक तो किसे बिलोंग करता है, ए से। यहाँ पर प्रथम घटक कौन सा है, ए, तो ए तो किसे बिलोंग करेगा, समुच्चय ए से, तथा जो हमारा द्वितीय घटक है, द्वितीय घटक कौन सा है, बी, वो किससे बिलोंग करेगा, समुच्चय बी से, यानी कि बी बिलोंग्स टू बी। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि परिभाषा क्या थी हमारी। परिभाषा थी कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कि ए क्रॉस बी उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय, कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिसमें प्रथम घटक जो हमारा ए है वो तो किससे, समुच्चय ए से, और जो हमारा द्वितीय घटक यानी बी है वो जो किससे बिलोंग करता है, समुच्चय बी से बिलोंग करता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। तो पहले आप इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके द्वारा हम समझते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब होता क्या है। जैसे हमने ए कोई समुच्चय ले लिया 1 2, इस प्रकार से हमने कोई समुच्चय ले लिया। इसी प्रकार हम कोई बी कोई समुच्चय ले लेते हैं। हमने ले लिया बी कोई समुच्चय ले लिया, जैसे हमने 3 और 4 ले लिया। हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे किस प्रकार से, वो अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या तो इससे सवाल जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर में 2 नंबर में इसका सवाल जरूर पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी यानी कि दोनों का कार्तीय गुणन निकालो। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ए क्रॉस बी, तो हमने परिभाषा में क्या देखा, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन वह उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिसमें प्रथम घटक तो किसका होता है, समुच्चय ए का। हम प्रथम घटक लिख देते हैं। कर्मित युग्म बात करें, कर्मित युग्म तो नियम लगेगा,
छोटा कोष्ठक लगेगा 1। ये तो हो गया हमारा प्रथम घटक। और जो द्वितीय घटक होता है वह किससे आता है? द्वितीय घटक आता है हमारा समुच्चय बी से। तो हमने कोमा लगा दिया और ये क्या हो गया हमारा द्वितीय घटक। ये हो गया हमारा प्रथम घटक, ये हमारा द्वितीय घटक। ये तो गया हमारा एक क्रमित युग्म। दूसरा निकालिए हमने एक को दोबारा कर लिया। हम एक को 4 के साथ भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक किसी बिलोंग करता है समुच्चय ए से और 4 किसी बिलोंग कर रहा है समुच्चय बी से, तो हमारी परिभाषा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक का तो पूरा काम हो गया। इसके बाद हम 2 की ओर चलते हैं। 2, अब 2 के साथ हम क्या लें? 3 को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर 2 किससे है? समुच्चय ए से। और 3 किससे है? समुच्चय बी से। इसके बाद 2 को ले लिया और हमने क्या ले लिया? 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा 2 समुच्चय दिए हुए थे, हमें एक क्रॉस भी निकालना था। तो हमने क्या किया? पहले अवयव को ले लिया, यानी कि एक को ले लिया। उसका हमने दोनों जो हमारा समुच्चय बी दिया हुआ था उसके अवयव के साथ कर्मित युग्म बनाया। इसी प्रकार हमने दूसरा अवयव लिया जो हमारे पास समुच्चय बी दिया हुआ था उसके साथ उसका कर्मित युग्म बनाया और उसको समुच्चय के रूप में व्यक्त कर दिया। तो वही क्या है हमारा ए क्रॉस बी। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने एक कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे लाल, हरा और नीला, इस प्रकार से आप ले लिए। और एक बी में हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, 4, इस प्रकार से हमने कोई संख्या ले ली। तो हमने ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है हमें। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम पहले समुच्चय का पहला अवयव लेंगे। पहले समुच्चय का हमने पहला अवयव ले लिया लाल। कर्मित युग्म के रूप में बनाना है, बिल्कुल बनाना है। इसके बाद कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे? दूसरे समुच्चय का पहला अवयव लेंगे। ये ले लिया हमने पहला। इसके बाद पहले समुच्चय के पहले अवयव को दोबारा लाइए, क्योंकि यहाँ पर अवयव कितने हैं? 2, तो 2 बार आएगा, यानी कि लाल दोबारा से आ गया लाल। ये कितना है हमारा? 4। ये तो हो गई लाल की बात, यानी कि पहले समुच्चय के पहले अवयव की बात। अब पहले समुच्चय के दूसरे अवयव की बात करते हैं हम। तो ये कितना है हमारा? हरा। इसके साथ क्या आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार हरा है, हरे के साथ क्या आएगा? क्या? 4 आएगा। इसी प्रकार हम बात करें, ये तो गई हमारा इस प्रकार से। इसके बाद हम बात करें, हमारा लास्ट क्या है? नीला। अब नीले के साथ भी दोनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये हमारा 3, इसी प्रकार इसके साथ क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 हो जाएगा और इसको समुच्चय के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो हम दोनों एग्जाम्पल से एक क्या देखते हैं? हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, एक नियम देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ पर जो हमारा समुच्चय ए था उसमें अवयव कितने थे? 2। समुच्चय बी में अवयव कितने थे? 2, यानी कि 2 इसमें और 2 इसमें। और ए क्रॉस बी में अवयव कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 अवयव आ रहे हैं, यानी कि हम 2 को 2 से गुणा कर दिया तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के अवयव को गुणा करने पर हमें ए क्रॉस बी में उपस्थित अवयव की संख्या पता चल जाएगी। ये तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल की बात। तो हम देखते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में लागू करते हैं, क्या यह बात सही है? यहाँ पर हमें समुच्चय दिया गया है, इसमें अवयव कितने हैं? यहाँ पर 1, 2, 3, ये 3 अवयव हैं। दूसरा जो हमारा समुच्चय है बी, उसमें कितने अवयव हैं? 2। इन दोनों को गुणा कर कीजिए, यानी कि 3 क्रॉस 2, ये कितना था हमारा? 6। क्या इसमें 6 अवयव हैं? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें 6 अवयव है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या किसके बराबर होगी? समुच्चय ए में उपस्थित अवयव की संख्या तथा समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है? हमारे पास ए क्रॉस बी में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको नोट लिखाता हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू ही पता चल रहा है कि इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी। तो कितनी जाएगी? नोट में क्या लिख सकते हैं? यदि समुच्चय जो ए है, यानी कि समुच्चय ए में माना कि हमने कितने अवयव हैं, हमें पता नहीं कि कितने अवयव हैं। हमने मान लिया कि समुच्चय ए में कितने हैं? m अवयव हैं। अब हमें पता नहीं थोड़ी है कि कितने अवयव हैं, हमें पता नहीं है कि हमने m मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं आपने अनुसार, यानी कि n यदि समुच्चय में ए में कितने हैं? m अवयव हैं,
इसे गणितीय रूप में हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? हमने लास्ट प्रश्नावली 1.6 उसमें व्यक्त किया था, यानी कि एन ए, यानी कि नंबर ऑफ, यानी कि समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या बराबर कितनी है? एम। इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं हम गणितीय रूप में। तथा ये तो हमारे समुच्चय ए की बात हो गई, समुच्चय बी की भी कर लेते हैं। तथा समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? एन अवयव हैं, एन अवयव हैं। माना कि समुच्चय बी में कितने हैं? एन अवयव हैं। तब एन बी, यानी कि समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी होगी? वो होगी हमारी एन। तो इसी प्रकार हम बात करें, ये तो समुच्चय ए में बात होगी, समुच्चय बी में बात होगी। हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि क्या देखा कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। यानी कि तब समुच्चयों के कार्तीय गुणन में, यानी कार्तीय गुणन मतलब एन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में उपस्थित अवयवों की संख्या, यानी कि कार्तीय गुणन में, यहां पर ले लेते हैं हम अवयवों की संख्या एम एन होगी। एम गुणा एन, यानी कि दोनों के अवयवों को गुणा कर दीजिए। गणितीय रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? एन ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? एम एन। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा हमने किया क्या है। यदि समुच्चय ए में एम अवयव है, हमें पता नहीं है कितने अवयव है, तो हमने एम मान लिया, यानी कि एन ए बराबर कितना है? एम। यदि तथा समुच्चय बी में कितने अवयव है? एन अवयव है, यानी कि एन बी बराबर एन। तो समुच्चय के कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या यानी कि एम एन होगी, यानी कि ए क्रॉस बी में उपस्थित अवयव की संख्या कितनी होगी? एम गुणा एन होगी। यह तो हमारी इसकी इन नोट में फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। इसी प्रकार हम सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारे पास दो समुच्चय दिए होते हैं। हम जब भी हम एक क्रॉस में निकालेंगे, जब हम कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो वहां पर दो समुच्चय तो लेना ही पड़ेगा हमें। यदि दोनों समुच्चय में से एक भी क्या हुआ, एक भी समुच्चय रिक्त समुच्चय हुआ, तो तब कार्तीय गुणन क्या होगा? यानी कि यदि ए क्रॉस बी में, यदि समुच्चय ए तथा बी में कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी में अवयव होंगे। हमारे पास क्या है? यदि समुच्चय ए तथा बी में से कोई भी एक समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय है। माना कि हमने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ए क्या है? ए क्या है? एक रिक्त समुच्चय, यानी कि ए बराबर फाइव क्या है? फाइव है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा हमारे पास? ए क्रॉस बी होगा हमारा फाइव। फाइव क्यों होगा? अब मैं आपको बताता हूँ। फाइव का मतलब क्या है? यहाँ पर रिक्त समुच्चय, यानी कि इसमें एक भी अवयव नहीं है। जबकि हम कार्तीय गुणन की बात करते हैं, तो कार्तीय गुणन में क्या होता है? कार्तीय गुणन में होता है दोनों समुच्चय होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अवयव होते हैं। तो कार्तीय गुणन निकालने के लिए हमें कर्मित युग्म चाहिए, और कर्मित युग्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? दो अवयव तो होने चाहिए। यहाँ पर समुच्चय बी में तो अवयव विद्यमान है, लेकिन समुच्चय ए में तो कुछ अवयव नहीं है। तो समुच्चय बी के द्वारा हम कोई भी कार्तीय गुणन नहीं बना सकते, कर्मित युग्म नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? हमारा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? हमारा फाइव हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं इसके। तो आप नोट कर लिया होगा। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देंगे। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? यदि ए तथा बी समुच्चय में कोई भी एक समुच्चय
एक समुच्चय अपरिमित है तो A क्रॉस B में अवयव होंगे। हमारे पास क्या है, यदि समुच्चय A तथा B में कोई भी एक समुच्चय क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। जिस प्रकार से हमारा पहला था उसमें क्या था, रिक्त समुच्चय था, तो उसमें क्या हो रहा था, रिक्त समुच्चय हो रहा था, यानी कि उसमें क्या थे, A क्रॉस B का मान कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। इस बार क्या है, एक समुच्चय क्या है, अपरिमित हो गया। अपरिमित मतलब जिसमें अवयव की संख्या क्या हो गई, अपरिमित हो गई, असीमित हो गई, जिसे गिना नहीं जा सकता वो क्या हो गई, हमारी अपरिमित हो गई। तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, A क्रॉस B में क्या हो जाएंगे, अनंत अवयव हो जाएंगे, अपरिमित अवयव हो जाएंगे। जैसे हमने A को क्या मान लिया, अपरिमित मान लिया, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए समुच्चय का पहला अवयव लेंगे, इसी प्रकार दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, इसी प्रकार हम अनंत तक चलते जाएंगे और हमें संख्या समाप्ति नहीं होगी। हमारे पास जो ए क्रॉस बी का मान है वो अनंत तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, तो इसका मान ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित होगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है इसका नोट में, वो है जब हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, जब भी हम किसी समुच्चय का ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो अब आप सोचेंगे ए क्रॉस ए किस प्रकार निकालेंगे, जो हमारे पास ए समुच्चय दिया गया है उसका उसी के साथ एक क्या निकाल दीजिए, आप काटते गुणा निकाल दीजिए, वो क्या होगा, ए क्रॉस ए। इसे क्या कहा जाता है, ए क्रॉस ए को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है द्विविक गुणन। इसी प्रकार ए क्रॉस ए इसे बोला जाता है त्रिक गुणन। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यह तो था हमारा यदि समुच्चय ए तथा बी में कोई भी एक समुच्चय क्या हो गया, अपरिमित हो गया। जैसे हमने जो दूसरा पॉइंट था उसमें क्या था, एक समुच्चय क्या था हमारा, रिक्त समुच्चय था, इसमें क्या हो गया, क्या अपरिमित हो गया। तो ए क्रॉस बी में क्या हो गया, अपरिमित हो गया, वहां पर क्या था हमारा 5 हो रहा था, यानी कि रिक्त समुच्चय हो रहा था, अवयव की संख्या कहती है हमारी रिक्त हो रही थी। इसके बाद हमारा ए क्रॉस ए, इसे बोला जाता है द्विविक गुणन। इसी प्रकार ए क्रॉस ए को निकाला जाता है त्रिक गुणन। अब आप इसे सोचेंगे, इस दो को तो निकाल सकते हैं, तीन को कैसे निकालेंगे, तीन को हम किस प्रकार निकालेंगे, पहले आप इन दो को हल करने का, दो हल कर लेना, उसके बाद जो आंसर आए, जो आपके पास आंसर आए उसको इसके साथ हल करने, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिक गुणन का आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स की ओर, जिससे आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और किस प्रकार से हमें हल करना है। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वह है, पहले भी जो पिछले जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनमें पहले भी आ चुका है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। तो x + 1 y - 2 बराबर क्या है, 3 1। तो x और y इनके मान हमें ज्ञात करने हैं, x y के मान ज्ञात करने हैं। ये किसके रूप में है, कर्मित युग्म के रूप में है, और ये किसके रूप में है, कर्मित युग्म के रूप में है। अब आप ऐसे सोचेंगे हमें पता कैसे चला, हमें पता चला इस प्रकार से, ये कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, किस में आता है, कर्मित युग्म में, और दो अवयव होते हैं, यहाँ पर दो अवयव हैं, इसमें भी दो अवयव हैं, बिल्कुल है। इसके साथ ही दो अवयवों के मध्य कोमा लगाया जाता है, यहाँ पर कोमा लग रहा है, यहाँ पर भी कोमा लग रहा है, तो ये क्या है, कर्मित युग्म है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया गया है, यानी कि इस कर्मित युग्म का मान इस कर्मित युग्म के क्या है, बराबर है। और हमने देखा था कि कर्मित युग्म एक दूसरे के बराबर तभी हो सकते हैं जब संगत अवयव दूसरे संगत अवयव के बराबर हो, यानी कि जो हमारा फर्स्ट अवयव है वह फर्स्ट अवयव के बराबर हो, और जो हमारा सेकंड अवयव है वह सेकंड अवयव के बराबर हो। ये हमने नोट में भी आपको लिखाया था, यानी कि x + 1 बराबर 3। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 यहाँ पर गया तो माइनस का हो जाएगा, और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और y - 2 = 1। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, y बराबर 3, ये हमारा हो गया।
तो यहाँ पर x का मान भी हमें पता चल गया और y का मान भी हमें पता चल गया। तो हमें पता किस प्रकार से लगा, ये हमारे पास कर्म त्रिगुण के रूप में दिया गया था और हमारे पास कंडीशन थी कि संगत अवयव कर्म त्रिगुण के समान होने के लिए संगत अवयव के बराबर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट अवयव फर्स्ट के और सेकंड अवयव सेकंड के। तो इसके द्वारा हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। तो ये क्या है, हमारा आंसर है और ये हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड, वो भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया गया है हमारे पास P, कोई समुच्चय दिया गया है ABC और Q हमारे पास कोई समुच्चय दिया गया है R। तो हमारे पास बोल रहा है कि P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P ज्ञात करो, और हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्या P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास P कोई समुच्चय दिया गया है, ये दिया गया है ABC हमारे पास। इसके बाद हमारे पास Q कोई समुच्चय दिया गया है R। तो हमें ज्ञात करना है P क्रॉस Q और Q क्रॉस P। और इसके बाद क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त नहीं होता है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि P क्रॉस Q, यहाँ पे बताना है कि क्या P क्रॉस Q Q क्रॉस P के बराबर है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहले हम निकालते हैं P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q निकालते हैं हम यहाँ पर, P क्रॉस Q वो कितना होगा हमारे पास, P क्रॉस Q मतलब जो हमारा फर्स्ट अवयव होगा वह फर्स्ट समुच्चय से होगा, यानी कि A किसके साथ आएगा, यहाँ पर तो केवल A के हुए, यानी कि A एक बार ही आएगा। और अब कौन सा अवयव लेंगे, B लेंगे, A तो दोबारा ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर A के अवयव है। तो B R, इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा C और R, ये क्या हो गया हमारा P क्रॉस Q हो गया। इसके बाद हम याद करते हैं Q क्रॉस P, ये भी याद कर लेते हैं Q क्रॉस P, यानी Q पहले क्या आ रहा है समुच्चय में, ध्यान दीजिए पहले आ रहा है Q, यानी कि पहले कौन सा अवयव आएगा, पहले आएगा समुच्चय Q का अवयव यानी कि R आएगा। अब R किसके साथ आएगा, पहले तो A के साथ आएगा, फिर इसके बाद आएगा R B के साथ भी आएगा और इसके बाद आएगा R C के साथ भी आएगा। तो हमने किया क्या है, पहले हमने P क्रॉस Q ज्ञात किया, यानी कि पहले कौन सा मुझे दिया गया P, यानी कि पहले जो अवयव आएगा वो किसका आएगा, P का आएगा। तो हमने P का भी ले लिया A और इसके साथ दूसरा अवयव किसका आएगा R Q का, तो हम दूसरा भी ले लिया है। इसी प्रकार ये आ गया और ये आ गया। हमने Q क्रॉस P भी ज्ञात कर लिया, पहले किसका आएगा Q को आएगा जो केवल क्या है R है। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया। तो हम यहाँ पर दूसरा, यह तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें दूसरी क्वेश्चन क्या था कि P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P बराबर है या नहीं है। यहाँ पर हम देखें कि क्या ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि हमने इस कर्म त्रिगुण में देखा है कि कर्म त्रिगुण में कर्म का महत्व होता है। यहाँ पर A तो फर्स्ट नंबर पर है और यहाँ पर 1 सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर R सेकंड पर है और R क्या है पहले पर है। तो ये दोनों क्या है, यानी कि संगत अवयव के बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा समुच्चय क्या होगा, A P क्रॉस B, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया है, हमने देखा यह P क्रॉस Q और Q क्रॉस Q तो हमने पहले निकाल लिया है। हमने देखा कि यहाँ पर जो इसका संगत अवयव है वह संगत अवयव के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हम देखें कि A नॉट इक्वल टू R, इसी प्रकार R नॉट इक्वल टू A। या हम कहना चाहें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि AR नॉट इक्वल टू RA। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम इजी लेवल के। यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों को हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर है थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड दिया है आपके पास, कोई समुच्चय A दिया है। क्या दिया है आपके पास 1 2 3 और B कोई समुच्चय दिया है आपके पास 3 4। ये इस प्रकार समुच्चय दिया है आपका। इसी प्रकार C कोई समुच्चय देखिए तो यहाँ पर 4 5 और 6 ये आपके पास समुच्चय दिया है।
तो इसके बाद बोला है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा पहला है, पहला क्या है हमारा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम इसे ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके बाद याद करेंगे। तो हमें निकालना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, आप ऐसे सोच रहे हैं इसे हल किस प्रकार से करेंगे। वैसे तो सबके तो ये नहीं आ रहा होगा, कोई कोई को तो समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से करना है। हमारा बी इंटरसेक्शन सी है, पहले हम ये निकाल लेते हैं, फिर हम इसका जो आंसर आएगा उसका एक के साथ क्रॉस ले लेंगे, काटते गुणा ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये रहा हमारा बी और सी, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है केवल 4, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। अब इसका काटते गुण किसके साथ लेना है हमें, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए का काटते गुण किसके साथ लेना है, बी इंटरसेक्शन सी, जिसका मान कितना है 4, इसके साथ लेना है। तो पहले लेंगे हम ए, पहले क्या दिया गया हमारे पास, समुच्चय ए दिया गया है, तो पहले समुच्चय ए का पहला व्यू लेते हैं। हमारे पास क्या है, समुच्चय ए ये रहा, तो 1। इसके बाद कोमा दूसरे समुच्चय का पहला अवयव ये रहा हमारे पास, पहला भी इसका तो यही है, लास्ट भी यही है इसका, तो अवयव पहला बोल रहा है, लास्ट बोल रहा है इसका। तो इसके बाद इसके तो इसकी बात हो गई। अब दूसरा हमारा ले लिया पहले समुच्चय का दूसरा अवयव, इसके बाद इसका ये हो गया, और इसके बाद लास्ट क्या है हमारा 3 4 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा किया क्या है हमने क्या किया, पहले बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात किया है, इसके बाद हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जो हमारे पास आंसर आया था उसके साथ हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कर लिया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन दिया आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, उसके बाद ए क्रॉस सी, और दोनों का यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। यानी इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए तो ये रहा हमारा समुच्चय, ये हमारा बी। पहले समुच्चय का पहला अवयव लेते हैं, तो पहले समुच्चय का पहला अवयव हमने ले लिया। इसके बाद दूसरे समुच्चय का पहला अवयव, दूसरे समुच्चय का पहला अवयव ये रहा हमारा। अब इसमें दूसरा अवयव भी है तो दूसरा अवयव भी ले लेते हैं, 1 और 4, ये क्या हो गया हमारा, ये तो एक अवयव की बात हो गई। इसके बाद दूसरे अवयव ले लेते हैं, दूसरा अवयव क्या है हमारा 2 और ये 3। इसके बाद 2 और ये 4, ये दोनों की बात हो गई। अब हमारे से 3 के साथ क्या आएगा हमारे पास 3, और क्या आ जाएगा हमारा 3 4। तो ये क्या होगा हमारा ए क्रॉस बी, तो ये तो हमारा ये ए क्रॉस बी, तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं बी क्रॉस यानी कि ए क्रॉस सी। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, आपने तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब बी ये क्या है हमारा ए क्रॉस सी, वो भी हम याद कर लेते हैं। ए क्रॉस सी क्या होगा हमारा, ए क्रॉस सी होगा हमारा, ये हमारा ए और ये हमारा सी। थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम हल करते हैं इसको। 1 पहले इसके साथ यानी कि 4, फिर इसके साथ 1 का 5 के साथ, इसी प्रकार 1 का 6 के साथ। ये तो हो गया 1 के बाद। अब ले लेते हैं 2 का पहले 4 के साथ हो गया, बिल्कुल हो गया। अब 2 का किसके साथ होगा 5 के साथ, और 2 का 6 के साथ, ये 2 की भी हो गई पूरी। इसके बाद है हमारा 3, ये 3 अवयव है। 3 किसके साथ आएगा 4 के साथ, इसके बाद 3 किसके साथ आएगा 5 के साथ, बिल्कुल आएगा। इसके साथ 3 के 6 के साथ आ गया। तो यही क्या है हमारा ए क्रॉस सी। अब हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का क्या है, हमें इंटरसेक्शन चाहिए। तो दोनों कॉमन पार्ट देखते कि दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम देखें क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हम देखें तो 1 और 4 ये इसमें कॉमन आ रहा है। 1 यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर है, इसमें फर्स्ट स्थान पर है। इसी प्रकार हम देखें 4 यहाँ पर सेकंड पर है, सेकंड ये भी आ रहा है कॉमन। इसके बाद हम देखें इसके बाद लाओ कौन सा भी आ रहा है इसमें। यहाँ पर हम देखें तो 2 4 ये इसमें कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और देखें और देखना चाहिए हमें यहाँ पर 3 और 4 ये भी क्या है इसमें कॉमन आ रहा है। तो इनका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन पार्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन
ए क्रॉस सी, वो क्या हो जाएगा हमारा 1 4 2 4 और 3 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो इसका थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इसी की जैसे है, वो आपको स्वयं को करना है, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे तब तक आपके भी यह है समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको स्वयं को करना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन है इसका उदाहरण नंबर 4 यानी एग्जाम्पल नंबर 4। वो क्या है, यहाँ पर पी को समुचित दिया गया है 1 और 2। तो P क्रॉस P ज्ञात करो। जैसा कि मैंने बताया था पहले ही, ए क्रॉस ए आपको पहले बताया था किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले हम 2 को ज्ञात कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका दोबारा से ज्ञात कर लेंगे। यानी कि पहले हम ज्ञात करते हैं P क्रॉस P, वो क्या हो जाएगा हमारा, P को हम एक बार और लिख लेते हैं 1 2, इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो पहले हम लेंगे 1 का 1 के साथ ही, फिर लेंगे 1 का 2 के साथ, इसी प्रकार 2 का पहले 1 के साथ और दूसरा क्या हो जाएगा 2 का 2 के साथ। ये आपका हो गया। ये तो क्या हो गया आपका P क्रॉस P। हम इसके अवयव की संख्या देखना चाहिए तो यहाँ पर कितने अवयव थे, 2, यहाँ पर 2। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी चाहिए P क्रॉस P में, यहाँ पर 4 होनी चाहिए, और है कितने, यहाँ पर 4 ही हैं। तो हमें ज्ञात करना है P क्रॉस P, ये हमें ज्ञात करना है। इसका मान हमें पता है ये रहा। अब हमें ज्ञात करना है P क्रॉस P। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम फिर भी निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, वो हम निकालते हैं क्रमित युग्म। हमारे पास P क्रॉस हमें पहले निकालना है कौन सा, ये पहले हमने 1 ले लिया। अब हम लेंगे दूसरे समुच्चय का पहला अवयव। दूसरा समुच्चय हमारा ये रहा, इसका पहला अवयव। कहीं आप ये मत ले लेना, ये स्वयं क्या है एक पूरा अवयव है, तो आपको इसको लेना है। तो क्या हो जाएगा 1 और 1, ये क्या हो गया आपका 1 1, यह क्या हो गया आपका P क्रॉस P का क्या हो गया पहला अवयव। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब तो आपको बिल्कुल इजी हो गया होगा। आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इसको किस प्रकार से लें, तो आपको लेना किस प्रकार से है, इसका 1 ले लिया और इसका दूसरा समुच्चय का पहला अवयव, दूसरे समुच्चय का पहला अवयव ये रहा। कहीं आप एक को ले लेना, आपको दोनों को लेना है, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक अवयव बनाया गया है। इसके बाद हो जाएगा हमारा 1 2, इसके बाद हो जाएगा 1 2 1, और ये हो जाएगा हमारा 1 2 2। ये तो केवल 1 की बात हुई है, अभी तो हमारा 2 भी तो बच रहा है, वो भी ले लेते हैं। 2 1 1, इसके बाद हमारा 2 1 2, ये है हमारा 2 2 1, और है हमारा 2 2 और 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल इजी था। पहले हमने निकाला P क्रॉस P, यह आपने पहले भी निकाल लिया होगा, लेकिन आपको दिक्कत आई होगी इसमें, वो हमने बता दिया किस प्रकार से करना है। पहला अवयव मैंने इसका ले लिया और दूसरा अवयव हमने इससे ले लिया, जिसका हमने अवयव पूरा लिया है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि इस लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।